ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हम लोग बात करने वाले हैं अब यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन का। सिंक्रोनस मशीन, अब सिंक्रोनस मशीन का बात कर रहे हैं, ठीक है। मशीन क्या होता है, तो मशीन आइदर जनरेटर हो सकता है या तो मोटर हो सकता है। मशीन, अगर इसमें हम लोग इनपुट इस साइड में क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इस साइड में क्या मिल रहा है हम लोग को, आउटपुट। अगर इनपुट मैकेनिकल देंगे आउटपुट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल। इसी को बोला जाता है क्या, जनरेटर। अगर इनपुट हम लोग इलेक्ट्रिकल देंगे, आउटपुट हम लोग को मैकेनिकल मिलेगा, इसी को बोला जाता है क्या, मोटर। अब सर ये तो पता है हम लोग को, इसमें नया कौन सा बात है, तो देखो नया बात ये है कि ये वर्ड जुड़ गया है सिंक्रोनस। मतलब रोटेटिंग पार्ट होगा, ऑब्वियसली मशीन है तो रोटेटिंग पार्ट होगा, और रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो हमारा होता है रोटर। वर्ड सिंक्रोनस जुड़ गया है, मतलब जो है हमारा रोटर जो है वो रोटेट करेगा एट सिंक्रोनस स्पीड। कितना होता है, ns। क्लियर है। मोटर देखो, जनरेटर जो हमारा सिंक्रोनस मशीन का जो जनरेटर होता है, इसी को नाम दिया जाता है अल्टरनेटर, ठीक है। और मोटर में तो सिंक्रोनस मोटर इसको बोलेंगे, सिंक्रोनस मोटर। अब ये डिफरेंस कैसे है, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखे हैं, और ये सिंक्रोनस मोटर है। तो हमारे पास मोटर का रेफरेंस है, मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो हम लोग पहले उसी रेफरेंस से सिंक्रोनस मोटर को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि उससे ये अलग कैसे है। जिस तरीके से मोटर को करेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या, अल्टरनेटर, जो कि हम लोग का चैप्टर 2 है, थ्री फेज अल्टरनेटर। और चैप्टर 3 है हमारा सिंक्रोनस मोटर। तो कंसेप्ट देखो, सिंक्रोनस मशीन जो है वो एक मशीन है, इलेक्ट्रिकल इनपुट आउटपुट मैकेनिकल, सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा जो कि चैप्टर 3 है। मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट देंगे तो हमारा वो हो जाएगा थ्री फेज अल्टरनेटर। क्लियर है। दोनों रोटेट करेगा किस स्पीड में, सिंक्रोनस स्पीड में। क्यों सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा, क्योंकि नाम में रखा है सर सिंक्रो। हाँ बोलो। सर रोटर जो है स्टार्टर जो है, रोटर ही ना मूव करेगा, घूमता है। अब देखो रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, हम लिखे हैं यहाँ पे रोटर। तो जो रोटेटिंग पार्ट वही तो रोटेट होगा ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। देखो सिंक्रोनस मशीन, मशीन मतलब क्या होता है, या तो वो जनरेटर हो सकता है या तो वो मोटर हो सकता है। सिंक्रोनस वर्ड इसका नाम पड़ गया, इसका मतलब ये है कि जो भी पार्ट रोटेट करता है मशीन में, कुछ तो रोटेट करता होगा। मशीन ऐसा तो नहीं है कि स्टैटिक है, स्टैटिक मशीन सिर्फ एक है, वो ट्रांसफार्मर है। बाकी सारा चीज रोटेट करता है। रोटेट क्या करता है, तो रोटर रोटेट करता है। सिंक्रोनस वर्ड पड़ गया है उसका नाम इसी के लिए, जो भी चीज रोटेट करने वाला है रोटर, वो कितने स्पीड से रोटेट करेगा, तो ns स्पीड से रोटेट करेगा। अगर जनरेटर है, कहने का मतलब अल्टरनेटर है, तो उसको मैकेनिकल इनपुट हम लोग दे रहे हैं, उसको तो हम लोग दे रहे हैं ना। मैकेनिकल इनपुट मतलब क्या, रोटेशन इनपुट है ना। तो हम लोग उसको घुमाएंगे, कितना स्पीड से घुमाएंगे, ns स्पीड से घुमाएंगे। इलेक्ट्रिकल मतलब देखो, इनपुट इलेक्ट्रिकल दे दिए, मतलब मैकेनिकल आउटपुट देगा। मैकेनिकल आउटपुट क्या है, रोटेशन है। तो ये जो मोटर है इसका रोटर रोटेट करेगा ns स्पीड से। अभी तक का कहानी क्या था, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग जब थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं, कहाँ पे देते हैं, स्टेटर में, ऑन बैलेंस्ड स्टेटर वाइंडिंग, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, विच रोटेट्स एट एनएस स्पीड। एनएस का फॉर्मूला कहाँ से आया, 120 F/P।
ठीक है। अब देखो, ये था कहानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ये ब्लैक में जितना लिखे हैं ये सारा चीज स्टेटर का कहानी। रोटर का क्या कहानी आएगा? तो रोटर का कहानी आएगा देन ईएमएफ इंड्यूस्ड, या फिर पहले फ्लक्स जो है, ये आरएमएफ क्या है? फ्लक्स है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो फ्लक्स ही होता है। फ्लक्स कट्स द कंडक्टर ऑफ रोटर एंड ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है वहां पे। कहां पे इंड्यूस हो रहा है? ऑन रोटर। और रोटर कैसा है? तो शॉर्ट सर्किटेड रहता है, एंड रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, सो I2 करंट फ्लोज। I2 करंट फ्लो होगा तो टॉर्क आएगा। टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला? I2 स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस, मतलब क्या होता है टॉर्क का? पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा, पीजी डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। पीजी का फॉर्मूला क्या होता है? I2 स्क्वायर इंटू R2 बाई एस होता है। तो I2 आ गया मतलब टॉर्क आ जाएगा। और लेंज लो क्या बोलता है? उसको अपोज करो, एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेट in the direction of RMF and rotates at, कितना स्पीड से रोटेट करता है? NR, which is, या फिर इसको ऐसे लिख दो, NR which is less than NS। ये कहानी था हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। अब इंडक्शन मोटर है तो मोटर का कहानी यहाँ पे रिलेट करते हैं सिंक्रोनस मोटर में। अब यहाँ पे तुम लोग समझ लो सिंक्रोनस मोटर का कहानी क्या है। सिंक्रोनस मोटर का ये जो कहानी है ये तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। समझ पा रहे हो क्या? देखो इसी के लिए बोलते हैं मशीन अलग अलग नहीं है। अगर हम लोग एक मशीन अच्छे से समझ लिए है ना तो तुम लोग को बाकी मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखो सिंक्रोनस मोटर, सबसे पहला बेसिक चीज इंडक्शन था, वो कैसा था? ये जो इंडक्शन मोटर था ये कैसा था? ये था हमारा सिंगली एक्साइटेड मशीन। सिर्फ एक एक्साइटेशन मिल रहा था जो कि थ्री फेज बैलेंस सप्लाई था। बट सिंक्रोनस मशीन जो है ये कैसा है? ये डबली एक्साइटेड मशीन है। देख पा रहे हो? और सिंक्रोनस इस यहाँ पे इंडक्शन मोटर में भी हम लोग एक डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे डायग्राम नहीं, माइंड में आप बोल सकते हैं इसको। ये स्टेटर था, ये स्टेटर आरएमएफ था, फिर ये हमारा रोटर था। याद आ रहा है तुम लोग को? ये रोटर यस सर। आरएमएफ। यस तुम सर। लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे इसको भी हम लोग एनएस से रोटेट करा रहे थे, इसको भी हम लोग एनएस से ही बोल रहे थे रोटेट होने, तब जाकर के हमारा स्टेडी स्टेट टॉर्क मिल रहा था। यही हो रहा था ना? बस यहाँ पे ये डबली एक्साइटेड हुआ। इसका मतलब हम लोग, हमारे पास दो चीज है, एक स्टेटर है और एक रोटर है। स्टेटर में भी सप्लाई दे रहे हैं और रोटर में भी सप्लाई दे रहे हैं। स्टेटर के चलते क्या प्रोड्यूस हो जा रहा है? तो आरएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ तक का तो कहानी सेम है ना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? रोटर में भी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। रोटर में सप्लाई देने का कहने का मतलब क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो तुम लोग देखोगे जब वो पढ़ेंगे तब। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सप्लाई देंगे तो नॉर्थ साउथ प्रोड्यूस होना कोई बड़ा चीज नहीं। नॉर्थ साउथ प्रोड्यूस हो गया। नॉर्थ साउथ प्रोड्यूस होने से क्या, ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो ये चलो कंडक्टर कट हो रहा था और उसको अपोज करना स्टार्ट किया, इसी के लिए ये मोटर जो है खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या है? तो ये सेल्फ स्टार्टिंग था। ध्यान आ रहा है ना? सेल्फ स्टार्टिंग। और हम लोग वहां पे स्टार्टर यूज करते थे। क्यों स्टार्टर यूज करते थे? क्योंकि वहां पे करंट बहुत ज्यादा लेता था स्टार्टिंग में, उसको हम लोग कम करने के लिए। सिंक्रोनस मोटर। अब हम लोग सिंक्रोनस मोटर पे आते हैं। सिंक्रोनस मोटर क्या है? यहाँ तक का तो कहानी सेम है। यहाँ पे रोटर में हम लोग सप्लाई दे दिए
सप्लाई दे दी है, यहाँ पे एन और एस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कभी तो ये एनएस भी क्या है, एन और एस ही ना प्रोड्यूस हुआ है, आरएमएफ भी क्या है। अब ये क्या करेगा, इसको कभी यहाँ पे एस आ रहा है, कभी यहाँ पे एन आ रहा है, एस आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब ये जो है रोटेट नहीं करेगा। इसी के लिए सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टर पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग मतलब स्टार्टर पढ़ेंगे, स्टार्टर नहीं नाम रहता उसका, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज, क्योंकि ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि रोटर में भी सप्लाई देते हैं, जिसके चलते रोटर का भी एन और एस प्रोड्यूस होता है। और ये भी एक फील्ड है, मतलब रोटर का फील्ड, और ये स्टेटर का फील्ड, दोनों में लॉकिंग होना चाहिए। देख पा रहे हो यहाँ एन एस मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों रुके होना चाहिए, तब जाकर के टॉर्क मिल रहा है। यहाँ पे ये तो रोटेट कर रहा है एनएस से, और ये जीरो से रोटेट कर रहा है। इसी के लिए यहाँ पे स्टेडी स्टेट टॉर्क डेवलप नहीं होता है, और हमारा मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अब इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग हैंड ड्रिवन जनरेटर, मतलब जो डीसी जनरेटर हुआ या फिर कुछ भी हम लोग, या डैम्पर बार कुछ भी लगा करके, वो जब पढ़ेंगे उस टाइम में, सिलेबस का वो पार्ट है। इसको हम लोग पहले मैग्नेटिक लॉकिंग कराएंगे। एनएस मतलब ये साउथ पोल के सामने नॉर्थ आ जाना चाहिए, नॉर्थ के सामने साउथ आ जाना चाहिए, तो लॉकिंग हो गया ना, मैग्नेटिक लॉकिंग। और ये जो है, इस लॉकिंग के चलते ये कितने स्पीड से घूमेगा, ये जो है ये कौन सा पार्ट है, ये वाला जो हम लोग बना रहे हैं, ये तो रोटर है ना, और ब्लैक वाला स्टेटर है। इसी के लिए हमारा सिंक्रोनस मोटर कितने स्पीड से रोटेट करेगा, सिंक्रोनस मोटर जो है हमेशा एनएस स्पीड से रोटेट करेगा। क्यों वो एनएस स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा था, और क्यों सिंक्रोनस मोटर एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा था, समझ आया तुम लोगों को। नहीं सर, ठीक से समझिए। नो सर, देखो एक बार फिर से बता देना। ये हमारा एनएस स्पीड से रोटेट क्यों नहीं कर रहा था, थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर एनएस स्पीड से रोटेट करेगा, तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रहा था वो नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को अगर टॉर्क चाहिए, करंट चाहिए, तो हम लोग को वहां पे कंपलसरी कंडीशन है कि एनआर जो है वो लेस देन एनएस होना चाहिए। लेकिन भी हम लोग वहां पे ये डायग्राम तो पढ़ते थे ना, अच्छे से बनाते हैं। ये हम लोग का स्टेटर है, स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दे रहे थे, तो क्या आ रहा था, स्टेटर का आरएमएफ आ रहा था। फिर ये हमारा रोटर है, और ये हमारा रोटर का आरएमएफ आ रहा था। स्टेटर कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जीरो स्पीड से। स्टेटर का आरएमएफ कितने स्पीड से कर रहा है, एनएस स्पीड से। रोटर कितने स्पीड से कर रहा है, एनआर स्पीड से। रोटर का आरएमएफ एनएस स्पीड से। ये फिगर वहां पे हम इसलिए बताए थे ताकि सिंक्रोनस से तुम लोग को रिलेट कर पाए। ये हमारा किसका हो गया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कहानी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का कहानी में। ये हमारा स्टेटर है, जो कि कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, जीरो स्पीड से। थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दिए बैलेंस्ड वाइंडिंग को, तो क्या आएगा, स्टेटर का आरएमएफ आएगा, वो कितने स्पीड से रोटेट करेगा, एनएस स्पीड से। फिर यहाँ पे रोटर आएगा। अब रोटर में क्या लगा होगा, तो रोटर में भी सप्लाई लगा होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग डीसी कुछ दे दिए, डीसी देंगे सो दैट कि ये या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से दिए हैं, तो यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे एस बनेगा, राइट हैंड थंब रूल लगा करके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम लोग ऐसा समझ लो। अब ये एक तरह का खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना रोटर, तो अलग से रोटर आरएमएफ तो नहीं आएगा, रोटर में ही रोटर आरएमएफ आ जाएगा। कितने स्पीड से रोटेट करने का जरूरत पड़ेगा, ये एनएस था, तो रोटर आरएमएफ कितने स्पीड से था, एनएस स्पीड से। ये एनएस स्पीड से है, तो रोटर में क्या आएगा, रोटर आरएमएफ। रोटर जितने स्पीड से घूमेगा, रोटर आरएमएफ उतने स्पीड से घूमेगा, है कि नहीं। ये एनएस आ गया, मतलब रोटर आरएमएफ आ गया ना।
अब इसको कितने Yes, स्पीड से sir. घूमना होगा? ये ns स्पीड से घूमेगा, तभी जा करके हमारा स्टेडी स्टेट टॉर्क मिलेगा। ये कहानी है सिंक्रोनस मोटर का। सर रोटर क्लियर पे हुआ? डीसी सप्लाई ही रहता है। रोटर पे हम लोग सर, जो- कंपलसरी डीसी देंगे। क्यों डीसी देंगे, ये सब कहानी तुम लोग के सामने आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम पे। सर, यहाँ तक क्लियर है? RMF का स्टेटर का NS और रोटर का NS अलग अलग होगा ना? क्यों अलग अलग होगा? देखो, दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होना चाहिए। ये स्टेटर का आरएमएफ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग 3 फेज बैलेंस सप्लाई, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को दे रहे हैं, इसी के लिए स्टेटर का आरएमएफ आ रहा है। वहां पे रोटर में कोई आरएमएफ आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। लेकिन भी हम तुम लोग को वहां पे बताया कि रोटर का आरएमएफ कितने स्पीड से रोटेट करेगा? एनएस स्पीड से। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनस का ही, सिंक्रोनस को तुम लोग को समझ में आया, इसी के लिए वो स्टेटमेंट बोला जा रहा था। ठीक है? स्टेडी स्टेट टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए स्टेटर का आरएमएफ और रोटर का आरएमएफ दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड सेम हो, मतलब 0 होना चाहिए। इसी के लिए वहां पे ये रोटर आरएमएफ लिख रहे थे। और हम वहां पे तुम लोग को जब पढ़ाए होंगे तब ये बोले भी होंगे, मान लो ऐसा कि रोटर आरएमएफ और स्टेटर आरएमएफ दोनों का वैल्यू सेम होगा तभी स्टेडी स्टेट टॉर्क मिलेगा, ऐसा बोले थे। लेकिन अब उसी चीज को हम लोग सिंक्रोनस मोटर में देखेंगे कि ऐसा होता है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस बोलते हैं। इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसी के लिए उसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। अब यहाँ पे किसी भी चीज में, जैसे सपोज करो ये हमारा इस तरीके से एक रॉड है, ठीक है, मतलब आयरन पीस है, इसमें हम लोग इस तरह का वाइंडिंग दे देते हैं। ट्रांसफार्मर में तो सब पढ़े हो। मान लो यहाँ पे डीसी सप्लाई दी है, मतलब करंट फिक्स है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब करंट फिक्स है, इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए? अरे ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का डायरेक्शन तुम लोग कैसे हाँ, फाइंड करते थे? हाँ, सर। इतना ब्लैंक मत हो जाओ, मशीन इतना अच्छा सब्जेक्ट है और तुम लोग ऐसा मत हो जाओ कि सर क्या बोल रहे हैं सर। देखो, इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखाते थे, तभी तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा बोलते थे ना। यस सर, यस समझ रहे हैं सर। Yes, sir. राइट हैंड थंब रूल लगा करके। अब देखो, ये डीसी है, उसको भूल जाओ, सिर्फ अब मेटल पीस को देखो। मेटल पीस कुछ इस तरीके से है जिसमें यहाँ से निकल रहा है फ्लक्स लाइंस। ये मेटल है, मेटल से कहाँ से कौन सा पोल बनेगा? तो यहाँ से निकलेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा तो निकलेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा तो यहाँ पे सारा का सारा लाइंस ऐसे घूम करके आएगा। ऐसे ही होता है ना? तो उतना हम लोग वो सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग फिलहाल अभी इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर इस तरह का वाइंडिंग किया हुआ है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, वही चीज यहाँ पे बनाए हैं। अगर इधर से करंट जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। ये तो क्लियर है तुम लोग को? यस सर। और ये नॉर्थ Yes, साउथ क्या करेगा? ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होने के लिए दोनों का स्पीड कितना होना चाहिए? रोटर और रोटर आरएमएफ दोनों सेम ही चीज है ना। ये तो रोटर ही है, मतलब रोटर बॉडी में ही हम लोग करते हैं ऐसा वाइंडिंग, और उसी में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो रोटर और रोटर का आरएमएफ दोनों का स्पीड सेम होगा। तो बस जो है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंपली इसी को पूरा कॉपी कर दो और यहाँ पे इसको मिटा करके एनएस लिख देंगे। इसी के लिए हमारा सिंक्रोनस मोटर एनएस हो जाता है, मतलब एनएस स्पीड से रोटेट करता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा कौन से स्पीड से रोटेट करता है? तो एनआर स्पीड से रोटेट करता है, NR. विच इज लेस देन एनएस। ये तो क्लियर है तुम लोग को? अब देखो, अब हम लोग, सर ये तो जनरेटर का कहानी हो गया, अल्टरनेटर पे आते हैं, चैप्टर 2। अब अच्छा, एक बेसिक और है, देखो जिस तरीके से इंडक्शन मोटर में, पहले हम लोग इंडक्शन का यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, इंडक्शन मशीन ये भी 2 तरह का होता है, एक जनरेटर एक मोटर। हम लोग अभी जनरेटर नहीं पढ़े, हम लोग सिर्फ अभी मोटर पढ़े हैं। तो इंडक्शन मशीन भी 2 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है? स्टेटर होता है। किसी भी मशीन में स्टेटर होगा और रोटर होगा। यहाँ पे रोटर 2 टाइप से होता था। पहला होता था कैसा? स्क्वायरल के जो स्लिप स्क्वायरल केज, और दूसरा होता था स्लिप रिंग। मतलब स्क्वायरल केज के अलावा दूसरा कोई भी नाम हो
मतलब वो दूसरे कैटेगरी में आता था। स्क्वायर स्लिप रिंग या फिर वाउंड रोटर या फिर फेज वाउंड, कुछ भी, वाउंड रोटर या फिर फेज वाउंड, कुछ भी बोलते थे। ये था इंडक्शन का बेसिक्स। और ये इंडक्शन का भी जनरेटर होगा और इसका भी मोटर होगा। उसी तरीके से हमारा सिंक्रोनस मशीन का भी पार्ट है। सिंक्रोनस मशीन का कैसा पार्ट है, तो यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन लिखेंगे हम लोग। मशीन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मशीन का मतलब ये होता है ये जनरेटर भी हो सकता है और ये मोटर भी, इसका हम लोग को पढ़ना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। और क्यों हम लोग पूरा थ्रू आउट द इंडिया हम लोग क्यों सिंक्रोनस जनरेटर कहने का मतलब अल्टरनेटर को यूज करते हैं, वो तुम लोग को समझ आएगा। क्यों हम लोग इंडक्शन जनरेटर या फिर डीसी तो खैर हमारा पार्ट नहीं है, सिर्फ इंडक्शन जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर, इसी दोनों में कंपटीशन रहता है कि क्यों आखिर हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर को इतना वैल्यू देते हैं और उस जनरेटर को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। वो तुम लोग को समझ आएगा जब हम लोग इंडक्शन जनरेटर पढ़ेंगे, सॉरी हाँ इंडक्शन जनरेटर जब पढ़ेंगे तब। अभी तो हम लोग 3 फेज अल्टरनेटर पढ़ेंगे ना कुछ दिन, अभी 4-5 दिन 6 दिन जितना दिन भी, एक तुम लोग को बेसिक्स आइडिया हो जाएगा कि जनरेटर काम कैसे करता है। फिर हम लोग तुरंत मूव करेंगे सिंक्रोनस मोटर में, फिर तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है। फिर तुरंत हम लोग बात करेंगे इंडक्शन जनरेटर का। इंडक्शन जनरेटर है ना तुम लोग के सिलेबस में? यस सर भाई। यस सर। हाँ, इंडक्शन जनरेटर उतना वाइडली क्यों यूज नहीं होता है वो तुम लोग को वहां पे समझ आएगा। देखो सिंक्रोनस मशीन में भी 2 पार्ट होगा, एक होगा स्टेटर और दूसरा होगा रोटर। यहाँ पे भी रोटर 2 टाइप से होता है। पहला, किसी को आइडिया है, सिलेंड्रिकल रोटर, और दूसरा सेलिएंट पोल रोटर। क्लियर है? अब थोड़ा सा और हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसी के लिए तुम लोग को यहाँ पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बना देते हैं सो दैट कि तुम लोग को सारा चीज माइंड मैप में याद ही रह जाए। देखो मेरा हमेशा सिंपल सा तरीका है, पिक्चराइज तरीके से अगर याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और कंपैरिजन कंपैरिजन करके पढ़ लिए कि इंडक्शन में ऐसा था, सिंक्रोनस में ऐसा है, तो दोनों याद हो रहा है। और इंडक्शन तो रिवाइज भी हो रहा है ना, यस सर। तो उस तरीके से तुम लोग करोगे तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। देखो इसमें हम लोग क्या लगाते थे, एंड रिंग लगाते थे इस तरीके से, और ये हमारा स्क्यूड रहता था अल्युमिनियम बार। फिर सेकंड क्या था, स्लिप रिंग टाइप। ये कैसे रहता था, सॉर्टेड। इसमें हम लोग को मेन दिखाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे स्लिप रिंग हम लोग दिखाएंगे। इससे हम लोग को समझ आ जाएगा कि ये जो है ब्रशेस है और ब्रशेस से रेजिस्टेंस निकल रहा है और ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। इसमें भी हम लोग हल्का सा स्क्यूड रखते हैं। क्यों यहाँ पे स्क्यूड रखते थे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए और हमारा वो जिसको कॉगिंग बोलते हैं वो ना हो। ठीक है, अब देखो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रिंग। स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं एंड रिंग और स्लिप रिंग से। ध्यान रहेगा एंड रिंग कहाँ पे है और स्लिप रिंग कहाँ पे है, स्लिप रिंग। और ये ब्लैक वाला क्या है, तो ये हमारा ब्रशेस है। इस तरीके से स्लिप रिंग दिखता है, इस तरीके से स्क्वायरल केज दिखता है। क्या यहाँ पे कोई स्लिप रिंग प्रेजेंट है, तो नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला, ये अल्युमिनियम बार या फिर कॉपर का हम लोग बार लगाते हैं। ठीक है, स्टेटर कैसा रहता है, स्टेटर कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी डैश। और हम तुम लोग को ये भी दिखाए थे कि कैसे एक साइड में पूरा क्रॉस हो जा रहा था, एक साइड में पूरा डॉट हो जा रहा था, फिर हम लोग का यहाँ पे बन जा रहा था नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। उस टाइप से भी तुम लोग को हम शो किए हैं ना, वो सब तुम लोग यस देख लेना। सर। ठीक है, ये हमारा स्टेटर है। इसी को थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप से दिखा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मशीन। इस तरीके से हमारा मशीन, ये स्टेटर है। ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, अब देखो जैसा स्टेटर वहां पे, अच्छा म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग?
म्यूट ऑल कर देंगे, यहाँ से तुम लोग बोल भी नहीं पाओगे फिर। चलो, ये हमारा स्टेटर है। अब देखो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। अब ये कैसा दिखाई देता है? सिलेंड्रिकल, नाम में ही ये कैसा सिलेंड्रिकल, तो ये सिलेंडर की तरह दिखाई देगा। रेड कलर से बनाते हैं, ये इस तरीके से रहेगा। सर ये सिलेंड्रिकल और सैलेंट ये जनरेटर में यूज होता है? नहीं, दोनों में यूज होगा, मतलब मोटर में भी यूज होगा तो मोटर में नहीं होगा। मोटर में हम लोग मैक्सिमम केसेस में सिलेंड्रिकल यूज करते हैं, लेकिन बट हम लोग जो है जब हमारा अल्टरनेटर होता है तो हम लोग दोनों यूज करते हैं। मेन देखो, मोटर का जहाँ पे भी बात होता है वहां पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, इसी के लिए उसको हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जनरेटर का जब बात करते हैं तो हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर बहुत वाइडली यूज होता है। इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे या तो सेलिएंट पोल होगा या तो सिलेंड्रिकल होगा, लेकिन वहां पे सिंक्रोनस जनरेटर ही होगा। इसी के लिए हम लोग अल्टरनेटर को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो स्लिप रिंग होगा। कितना? दो स्लिप रिंग। क्यों दो स्लिप रिंग होगा? क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग सप्लाई देते हैं। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो तुम लोग को ये भी समझ में आएगा कि सर हम लोग दो वाइंडिंग है ना हमारे पास, एक आर्मेचर एक, अच्छा इसके बाद अभी देखेंगे, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। ये हमारा सिलेंड्रिकल रोटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा क्या था? सेलिएंट पोल रोटर। ये कैसा दिखाई देता है? तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर दो पोल का मशीन है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एन, ये एस, दो पोल का है तब। अगर चार पोल का है तो कैसा बनेगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। समझ पा रहे हो? आठ पोल का होगा तो कैसा बनेगा? इस तरीके से दिखाई देता है इसका रोटर। तो अब तुम लोग यहाँ पे देखो, अब हम लोग सिंक्रोनस मशीन में एंटर कर गए। सिंक्रोनस मशीन दो टाइप से दिखाई देता है। यहाँ एक सेंटर बना देंगे, यहाँ एक सेंटर बना देंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का यही खासियत है कि हम लोग पीछे भी जा सकते हैं, मतलब ये डिजिटल मोड का। ऑफलाइन में ये दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि रब हो गया तो फिर वो रब हो गया। देखो ये इस तरह से, ये ब्लैक वाला क्या है? ये है हमारा स्टेटर, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग बनाएंगे रोटर। हम चार पोल ले रहे हैं, ठीक है। यार थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनाने में, डोंट वरी। तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज ये अच्छे से नहीं बन पाता है। यहाँ तो डिजिटल है, इसी के लिए हम बना ले रहे हैं जैसे भी। चलो फाइनली जैसे भी बन गया बन गया। अरे ये क्या इस साइड ऐसे दिखाई दे रहा है?
क्लियर है तुम लोग को? देखो प्रैक्टिकली तुम लोग कहीं पे भी चले जाओगे वहां पे तुम लोग को दिखेगा कि सेलिएंट पोल ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन कहाँ पे यूज होता है, क्यों होता है, सारा चीज अभी तुम लोग को समझ आएगा। ये कैसा है हमारा, ये कैसा सिंक्रोनस है? सिलेंड्रिकल टाइप। ये कैसा है हमारा? सेलिएंट पोल टाइप। अब देखो थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग लेते हैं समय। अब हमारे पास बहुत सारा पावर स्टेशन है जो कि हम लोग पावर सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, थर्मल है, ये सब बहुत है ना। अब देखो यस सर। कहाँ पे ये स्लो होगा, कहाँ पे ये फास्ट होगा, सिंपल सा बात है। इसमें हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? तो एयर गैप, पहले एयर गैप का चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें हर जगह एयर गैप यूनिफॉर्म है। देख पा रहे हो एयर गैप यहाँ पे क्या है? तो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्या है? तो इस जगह तो बहुत कम है, इस जगह बहुत ज्यादा है, इस जगह बहुत ज्यादा है, इस जगह मतलब पोल जहाँ पे है वहां पे तो बहुत कम है, जहाँ पे पोल नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा एयर गैप है। ये जो बना है ये क्या है हमारा? एयर गैप। सिलेंड्रिकल में क्या है? तो एयर गैप यूनिफॉर्म है। इसमें क्या है? एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब इसमें हम लोग इसको ज्यादा स्पीड से तो रोटेट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते हो सकता है एक पोल टूट जाए। ज्यादा स्पीड देंगे इसमें तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। अरे देखो सिंपल सा बात है, अगर तुम लोग कार में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और फिर ऊपर जो है रूफ टॉप खोलने का सिस्टम होगा और वहां से निकल जाओ और थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग मस्त से सैर कर लेते हैं, तो क्या होगा? हम लोग को पीछे फोर्स वो करेगा ना, और हम लोग का बाल वाल इधर मतलब हो जाएगा अजीब टाइप से, मतलब हम लोग को झटका मिलेगा ना कुछ तो। उसी जगह रूफ टॉप को बंद कर लो, कार के अंदर में बैठ जाओ, क्या हम लोग को झटका मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये इस तरीके से निकलेगा और रोटेट होगा, तो इसमें ये टूटने का संभावना ज्यादा है। इसी के लिए हम लोग इसको ज्यादा फास्ट रोटेट नहीं कराते हैं। कैसे याद रहेगा सर? तो एस फोर सैलिएंट, एस फोर स्लो। जहां पे भी हम लोग को स्लो चाहिए वहां पे हम लोग सेलिएंट पोल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे स्लो यूज कर दिए तो क्या बच गया? स्लो और फास्ट दो ही चीज होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये फास्ट हो जाएगा। तो अब बताओ हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें हमारा मतलब फास्ट होता है या स्लो होता है? फास्ट होता है सर। थर्मल पावर Fast. प्लांट बहुत फास्ट रोटेट करता है, इसी के लिए थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हमेशा सिलेंड्रिकल टाइप यूज करते हैं। कहाँ पे स्लो होगा? तो हम लोग का हाइड्रो पावर प्लांट में सेलिएंट पोल यूज होता है। क्लियर है? अब देखो ये तो कहानी था, चलो ठीक है, अभी तक का कैसे हम लोग को दिखाई देता है, क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम लोग पूरा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल टाइप का। सेलिएंट पोल में डी एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस, ये सब बहुत सारा नया नया चीज आता है जो कि तुम लोग को डिप्लोमा लेवल पे नहीं जानना है। ये हम लोग बीटेक लेवल पे थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर हार्मोनिक्स वगैरह हम लोग और आगे देखते हैं कैसे क्या होता है उसका। फिलहाल के लिए इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आते हैं चैप्टर 2 में। तुम लोग को समझ आ गया सिंक्रोनस और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? चैप्टर 2 में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर में कोई डिफरेंस है? जिस तरीके से हमारा वो था इंडक्शन मोटर का स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे वाइंडिंग जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी तुम लोग देख पाओगे डेरिवेशन में। ईएमएफ जो हम लोग ईएमएफ डिराइव करेंगे ना उसमें क्यों हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फायदा है क्या घाटा है, वो सारा चीज देखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? स्टेटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? रोटर। रोटर कितना टाइप का होता है? तो सर 2 टाइप का होता है। अब कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना सर, सिंक्रोनस मशीन का रोटर 2 टाइप का होता है, एक सिलिंड्रिकल, एक सेलिएंट पोल। Yes. फिर यस हम लोग सर। इसमें क्या पढ़ेंगे? ये हमारा क्या है? तो ये अल्टरनेटर है।
अल्टरनेटर क्या जनरेट करता है? मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करके देता है, ये तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल आउटपुट ये क्या जनरेट करके देता है? ये हम लोग को इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। हम तुम लोग को मशीन क्लास के ओवरव्यू में ही बताए थे, जो आउटपुट देता है हम लोग का हमेशा फोकस उस पे रहता है उस पे। इसी के लिए मोटर में तो हम लोग पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल, और जनरेटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। इसी के लिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का। कभी तुम लोग नहीं सुनोगे कि स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि आउटपुट पे हमारा हमेशा फोकस रहता है। इसी के लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का तरह तरह मेथड होता है। तुम लोग के सिलेबस में 2 मेथड है। पहला है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड और दूसरा है एमएमएफ मेथड। बाकी और भी बहुत सारा मेथड होता है, पोर्टियर ट्रायंगल वगैरह। ओवरव्यू टाइप से हम तुम लोग को वो सब भी बता देंगे, लेकिन मेन हमारा 2 मेथड सिलेबस में लिखा हुआ है, इसी के लिए ये 2 तो पढ़ेंगे। अब देखो, अब इसमें इस पे भी हमारा वाइंडिंग किया होता है। मतलब ऑब्वियस सा बात है, स्टेटर में कंडक्टर आके लग रहा है, मतलब वो वाइंडिंग ही ना है। और हमारा रोटर में भी वाइंडिंग लगा रहता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या होता था? तो वाइंडिंग नहीं लगा करके शॉर्ट भी कर देते थे हम लोग स्क्वायरल केज में। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह वाइंडिंग किया रहेगा। इसमें भी हम लोग सप्लाई देते हैं और इसमें भी हम लोग सप्लाई देते हैं। हमारे पास 2 सप्लाई है, सप्लाई 1 और सप्लाई 2। एक से तो प्रोड्यूस होता है मेन फील्ड। मेन फील्ड कहने का मतलब मेन फ्लक्स या मेन फ्लक्स बोल रहा। और दूसरा आर्मेचर के चलते भी प्रोड्यूस होता है, कुछ आर्मेचर के चलते भी आएगा ना, आर्मेचर फ्लक्स। इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, क्योंकि 2 डॉन आ गए। फ्लक्स दोनों, मतलब आप फ्लक्स का एरिया हो जाता है ना, जहां पे फ्लक्स आता है। वो ट्रांसफार्मर फ्लक्स आ गया, सारा खेल फ्लक्स का ही है। इंडक्शन मोटर फ्लक्स आ गया, सारा खेल फ्लक्स का ही। अब सर यहाँ पे तो 2 फ्लक्स आ जा रहा है। अब दोनों फ्लक्स आपस में लड़ेंगे। अरे ये मेरा एरिया है, इसके चलते हम हल्का सा डेविएट कर देंगे कुछ को, तुमको हम जाने नहीं देंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट। कहाँ पे? मेन फ्लक्स में। इसी के लिए यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर है आर्मेचर रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं? ठीक है। अब देखो, दो डीसी मशीन में भी पढ़ते हैं। डीसी मशीन में क्यों पढ़ते हैं वो भी तुम लोग का अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो, आर्मेचर रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 फ्लक्स आ रहा है। 2 फ्लक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 सप्लाई हो रहा है। तुम लोग ध्यान दोगे, डीसी मशीन में भी हम लोग 2 सप्लाई देते हैं। डीसी मोटर में स्टेटर में सप्लाई देते हैं और रोटर में भी सप्लाई देते हैं, तब जाकर के हम लोग का प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी हम लोग 2 सप्लाई देते हैं। क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? अब देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक जगह हम लोग क्या देंगे? 3 फेज बैलेंस सप्लाई, जिससे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? आरएमएफ। और दूसरा डीसी सप्लाई। लेकिन हमारा ये क्या है? अल्टरनेटर है। क्या हम लोग इसमें 3 फेज बैलेंस सप्लाई मतलब सप्लाई देंगे वहां पे? तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग को बैलेंस सप्लाई क्या करना है? तो प्रोड्यूस कराना है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है? अल्टरनेटर है ना, ये तो जनरेट करेगा ना ईएमएफ। तो यस सर। हमारा यहाँ पे मेन सप्लाई क्या हो जाता है? डीसी सप्लाई। इसी के लिए इसको बोलेंगे मेन सप्लाई। और मेन सप्लाई के चलते ही क्या मिलेगा? मेन फ्लक्स। तो मेन फ्लक्स किसके चलते आता है? डीसी के चलते आता है। तो ये हो जाएगा हमारा डीसी। अब देखो, डीसी कहने का मतलब कितना वायर? 2 वायर। अब ये जो 3 फेज सप्लाई आएगा, ये हम लोग का 3 वायर ऐसा निकलेगा ना अल्टरनेटर से, तो ये 3 वायर है। और डीसी कितना वायर है? 2 वायर है। और हम लोग को ये पता है कि हम लोग स्टेटर में रखेंगे तो हम लोग को कोई स्लिप रिंग का जरूरत नहीं है। अगर रोटर में रखेंगे तो स्लिप रिंग का जरूरत है। सबको ध्यान में है ना ये चीज? तभी हम लोग वहां पे वायर दे पा रहे हैं ना। अदरवाइज कैसे? वायर अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तब तो वायर लपटा जाएगा ना पूरा, तो स्लिप रिंग का जरूरत पड़ेगी।
तो बेसिक हम लोग को ये देख करके तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे क्लियर है कि 3 फेज बैलेंस सप्लाई हम लोग कहाँ से लेंगे, तो स्टेटर से लेंगे। मेन सप्लाई कहाँ पे देंगे, तो रोटर में देंगे। क्यों? अगर हम लोग रोटर से मेन सप्लाई लिए तो हम लोग को कितना मिनिमम स्लिप रिंग चाहिए होगा, 3, और यहाँ पे कितना चाहिए होगा, 2। और हम लोग को स्लिप रिंग बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि स्लिप रिंग बहुत कॉस्टली पार्ट होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम लोग, कुछ एंजॉय कर रहे हो ना? अब देखो दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन ये है कि 3 फेज बैलेंस सप्लाई कितना वोल्टेज जनरेट करता है, याद करो, ध्यान लगाओ, कितना सर बोलते थे, 11 केवी या 6.6 केवी, ऐसे ही बोलते थे, वो हमारा जनरेट करता है। अब 11 केवी जनरेट होगा तो जाहिर सा बात है दोनों वायर आपस में सट ना जाए, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करना होगा। अब ये बताओ, मूविंग पार्ट में इंसुलेशन देना इजी है या रोटेटिंग पार्ट में इंसुलेशन देना इजी है? नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? रोटेट और मूविंग तो दोनों एक ही ना हो गया सर? हाँ वही बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों रोटेट और मूविंग बोल दिए क्या? रुका हुआ जगह में हम लोग, रुका हुआ जगह में हम लोग इंसुलेशन आसानी से दे पाएंगे, या फिर जो चल रहा है उसमें इंसुलेशन आसानी से दे पाएंगे? रुका हुआ रुका हुआ। अगर इसमें भी किसी को डाउट हो रहा है तो सिंपल सा तुम लोग इमेजिन कर लेना कि तुम लोग घर पे चेयर में बैठे हो, पानी पी रहे हो, आराम से पानी पी पाओगे? बस में बैठे हुए हो, बस चल रहा है, वहां पे पानी पी तो वहां पे भी सकते हैं, लेकिन क्या वहां पे आराम से? नहीं। वही बोल रहे हैं, उसी तरीके से इंडक्शन मतलब ये हमारा सिंक्रोनस मशीन में भी हम लोग सब दोनों जगह इंसुलेशन दे पाएंगे, लेकिन कहाँ पे आसानी से दे पाएंगे? इसी के लिए पहला रीजन कि हम लोग स्टेटर को सिलेक्ट करते हैं ये 3 फेज बैलेंस सप्लाई लेने के लिए, और दूसरा रीजन तो हम लोग का है स्लिप रिंग हमारा घटा रहा है। इसी के लिए हम लोग सेलेक्ट ये करते हैं सिंक्रोनस मशीन के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं हमारा मशीन में कि तो आर्मेचर, ये जो 3 फेज वायर जो हमारा आ रहा है, तीनों वायर, इसी को ना जाता है आर्मेचर। इसी के लिए आर्मेचर में जहां पे करंट आएगा, आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसके चलते कुछ इफेक्ट पड़ेगा फ्लक्स पे, उसी को हम लोग नाम देते हैं आर्मेचर रिएक्शन। जो कि तुम आर्मेचर रिएक्शन तरह तरह का लोड में, तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट जगह में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, कहीं पे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कहीं पे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, कहीं पे क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा, कहीं पे मतलब क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइज, जो भी है, मतलब वो हम लोग देखेंगे क्या होगा उसमें। आर्मेचर रिएक्शन हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग सारा वाइंडिंग को एक जगह नहीं डालते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना, कहाँ चला गया, ये स्टेटर है, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो ए यहाँ पे है। हम लोग ए को एक जगह में ना डाल करके यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हमारा आता है क्या, एक फैक्टर आता है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिर हम लोग ए और ए डैश के बीच में 180 डिग्री ना रख के इसको हम लोग कुछ छोटा रखते हैं, मतलब कुछ कम करते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं कोडिंग फैक्टर। ये सारा चीज हम लोग जब देखेंगे, ये सब टर्म तब देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, समझ आ रहा है? सिर्फ एक जगह सारा कंडक्टर को ना डाल करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कुछ एरिया में, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। और जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, इसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ते हैं। और तुम लोग को ये पता है ए के जस्ट अपोजिट में ए डैश लिखते हैं, उसी को ना वन पोल पी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। लेकिन इसमें हार्मोनिक्स आता है। हार्मोनिक्स क्या होता है वो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, अच्छे से वोल्टेज को जनरेट होने नहीं देते। कम करने का क्या उपाय है, इसको कम करने का उपाय है 180 डिग्री ना एंगल, सर आपका जितना कम आवाज करेंगे कट जा रहा है। प्रॉब्लम है। चलो देखो, हम लोग वाइंडिंग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके चलते एक फैक्टर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब इसको 180 डिग्री ना रख करके ए डैश में कितना 180 डिग्री का गैप होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री रखने से क्या दिक्कत आ रहा है, तो थर्ड हार्मोनिक्स जो है, एक टर्म है, एक राक्षस है मान लो,
जो कि बहुत दिक्कत देता है। तो हम लोग इसको अगर एंगल को हल्का सा काट देंगे, जिसको बोला जाता है कॉर्ड कर देंगे, मतलब डिग्री ना रख करके उससे कम करेंगे, तो उसी को बोला जाता है कॉर्डिंग एंगल। जितना एंगल कॉर्डिंग एंगल, अब तो कुछ फैक्टर आएगा ईएमएफ पे, ये सारा इफेक्ट पड़ेगा किस पे, तो ईएमएफ के इक्वेशन में पड़ेगा, तो उसके चलते कोडिंग फैक्टर आएगा, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। बस हम लोग को इतना ही पढ़ना है सिंक्रोनस का अल्टरनेटर में, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। फिर हम लोग को ये देखना है रोटर का टाइप, तो सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल दोनों के बीच में डिफरेंस रखना है, क्या होता है, कहाँ पे किसका एप्लीकेशन है। हम लोग को डिराइव करना है ईएमएफ इक्वेशन, सर न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है इसमें? जनरेटर पढ़ेंगे। जनरेटर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हम लोग के लिए मैटर करता है, आउटपुट क्या है, ईएमएफ है। आउटपुट ईएमएफ है, तो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ कहने का मतलब वोल्टेज, इसी के लिए आउटपुट हमारे लिए मैटर करता है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। सिंक्रोनस जनरेटर कहने का मतलब अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्मेचर रिएक्शन क्यों आता है, आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट पड़ता है मेन फ्लक्स में, इसी इफेक्ट को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये कैसे होता है, तरह तरह का लोड में तरह तरह का ये फैक्टर आएगा, कभी तो ये डी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। इतना हम लोग को पढ़ना है अल्टरनेटर में। हाँ, कुछ और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि टर्मिनल यहाँ पे हम लोग वोल्टेज गिनते हैं ना, हम लोग तो यहीं पे बैठे हैं ना, देख रहे हैं ये आर फेज में इतना मिल रहा है, वाई फेज में इतना, बी में इतना। स्टेटर में भी कुछ लॉसेस होगा, उसी को बोला जाता है स्टेटर, कहने का मतलब आर्मेचर, या आर्मेचर ही ना स्टेटर में रहता है, और वहां पे उसका कुछ रेजिस्टेंस के चलते आर्मेचर का रेजिस्टिव ड्रॉप, रिएक्टेंस ड्रॉप होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अल्टरनेटर, फिर हम लोग थ्री फेज अल्टरनेटर के बाद तुरंत मूव करेंगे सिंक्रोनस मोटर पे। हम लोग देख पाओ सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे हम लोग, और अभी हम लोग सर आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। सर बहुत साउंड कट रहा है।